मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे ऑनलाइन चैनल में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं आपको पटवारी परीक्षा और शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं वो लगातार मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। दोस्तों, आज जो है मैं पटवारी और जो ग्रुप 4 की परीक्षा है उसके रिगार्डिंग 2017 में जो लेबर इंस्पेक्टर का परीक्षा हुआ था उसका एक पेपर लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, जो आपकी रेगुलर स्टडीज़ है वो तो मैं कराता रहूँगा, साथ ही साथ में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊँगा। तो दोस्तों देखिए, आज हम लोग 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है वो हम लोग निकाल देते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये आपके सामने स्क्रीन में 2017 का ये पेपर है। कब का पेपर है? देखिए, 7 जनवरी 2017 प्रथम पाली 9 बजे का ये पेपर है। ठीक है, तो इसको मैं पहले क्या कर लेता हूँ, ये देखिए कौन सा है, ग्रुप 2 लेबर इंस्पेक्टर। तो देखिए, ये वही पेपर है जो आपका 8 सब्जेक्ट वाला पैटर्न अभी आपको आने वाला। ठीक है, तो पहले मैं आपको ले चलता हूँ अपने इंग्लिश वाले सेक्शन की तरफ और देखते हैं इंग्लिश वाला सेक्शन कहाँ से आता है। तो दोस्तों, बीच बीच में हम लोग क्या करते रहेंगे, क्वेश्चन आए हुए जो पेपर्स हैं उनको हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है ना, ये आ गए हम लोग, कौन सा, ये तो मैथमेटिक्स चल रहा है। इसके बाद आपको देखना है, ये आपको पेज नंबर 24, हाँ देखिए, यहाँ से आपका जनरल इंग्लिश शुरू होता है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले वही तरीका है, पहले आप क्या करिएगा, आपको आंसर मैंने कवर कर दिया है, पेन कर दिया है ताकि आपको आंसर ना पता चले। आप पहले क्या करिए, इनसे आंसर्स को करते चलिए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट फिल्स इन द गिवन सेंटेंस करेक्टली। फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। समथिंग हैपेंस, आई विल सी यू टुमारो। ठीक है, तो देखिए ये 4 ऑप्शन है, व्हेन है, अनलेस है, प्रोवाइडेड और सपोज है। ठीक है, जब व्हेन समथिंग हैपन्स आई विल सी यू टुमारो, जब कुछ होता है तो मैं आपको कल देखता हूँ, ये देखूँगा। यदि कुछ नहीं होता तो मैं आपको आई विल सी यू टुमारो, तो मैं आपको देखता हूँ। तो देखिए, ज़्यादा चांसेस यहाँ पे व्हेन की अपेक्षा क्या है, अनलेस समथिंग हैपन्स आई विल सी यू टुमारो। प्रोवाइडेड समथिंग हैपन्स आई विल सी यू टुमारो, ये नहीं होगा। सपोज समथिंग हैपन्स आई विल सी यू, तो देखिए अनलेस समथिंग हैपन्स आई विल सी यू टुमारो। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू इट्स अदर वॉइस। देखिए, कहता है दूसरे वॉइस में चेंज करिए। दूसरे वॉइस में चेंज करने का मतलब ये है कि यदि एक्टिव में दिया तो पैसिव में, और पैसिव में दिया तो एक्टिव में बदलिए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस क्या दिया, वी एडेड अप द मनी, वी एडेड अप द मनी एंड फाउंड इट वॉज करेक्ट। देखिए, तो पहले तो आपको ये पता करना है कि ये एक्टिव में है कि पैसिव में है। तो ये देखिए, आपको ये पता है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये आपका है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और पैसिव वाइज में आपको पता है कि पैसिव वाइज में आप किससे सेंटेंस की शुरुआत किससे करते हैं, ऑब्जेक्ट से, फिर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म, और बाद में बाय प्लस सब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मनी। तो आपको ध्यान रखना है ये द मनी से सेंटेंस की क्या है, शुरुआत होगी। तो देखिए, यहाँ कहाँ से शुरू कर रहा है, एडिंग अप द मनी, एडिंग अप द मनी। तो देखिए, मनी से शुरू नहीं कर रहा है, इसकी संभावना समाप्त, इसकी संभावना समाप्त। अब देखिए, मनी वाले 2 ही ऑप्शन है आपके पास, द मनी वॉज एडेड अप या द मनी इज एडेड अप। 2 हैं जिनकी संभावना बढ़ती है, या तो आंसर आपका सी है या तो आपका आंसर डी है। तो यहाँ पे देखिए, आपको देखना पड़ेगा वी एडेड, मतलब सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म। इसका मतलब है पास्ट सिंपल का, कहाँ का सेंटेंस है, पास्ट सिंपल का। और पास्ट सिंपल में पैसिव वाइज में जो हेल्पिंग वर्ब है वो वॉज लगती है, इसलिए मुझे पता चल गया कि जो आंसर है वो क्या होगा, सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कहता है, आपको क्या करना, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। आपको कुल मिला के क्या करना, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है कि कौन सी वाली हेल्पिंग वर्ब उसमें एप्रोप्रिएट रूप से आएगी। देखते हैं, द पीपल ऑफ दिस टाउन खालिस्तान एडुकेटेड, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ, द पीपल ऑफ दिस टाउन, इस टाउन के जो लोग हैं वो क्या हैं, एडुकेटेड हैं। तो पीपल हमें पता है क्या होता है, ऑलरेडी प्लूरल होता है, ठीक है। जब ये प्लूरल है इसका मतलब इससे जो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है वह भी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो हम देख लेते हैं, देखिए इस सिंगुलर के हेल्पिंग वर्ब है, इसकी संभावना समाप्त हुई। इज बीइंग, ये भी आपकी सिंगुलर के हेल्पिंग वर्ब है, इसकी संभावना भी समाप्त हुई। विल बीइंग, ऐसी कोई हेल्पिंग वर्ब होती नहीं, तो आपका सीधे सीधे हमें पता है कि प्लूरल के साथ हम आर का इस्तेमाल भी करते हैं, है ना। तो ये आपका द पीपल ऑफ दिस टाउन आर एडुकेटेड, ये आपका राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए, चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग। आपको क्या करना है, जो भी वर्ड क्या है हाईलाइटेड है और क्या है क्लोजेस्ट है, जो नियरेस्ट मीनिंग प्रोड्यूस करता है उसके पास जाना है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, भुवाना इम्प्लोर्ड हर मदर टू अलाउ हर टू गो टू मॉल टू स्पेंड सम टाइम विथ हर फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए हालांकि अंडरलाइन है नहीं, पर मैं बता देता हूँ कौन सा वाला। इम्प्लोर वर्ड को आपको क्या करना, तो इम्प्लोर का मतलब क्या होता है, कुछ आग्रह करना, कुछ रिक्वेस्ट करना, है ना, इससे संबंधित। अब इनका जो मीनिंग है अज्यूम मतलब क्या होता है, कुछ मान लेना, विचार करना, है ना, कुछ मानना, तो इसकी संभावना तो है नहीं। सेड, कहना, इसकी भी संभावना नहीं। डिक्लेयर, कुछ घोषित करना, इसकी भी नहीं। बैग, बैग मतलब याचना करना, है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वह है आपका डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द ऑप्शन दैट हैज़ एन एरर। कुल मिला के आपको क्या करना है, सेंटेंस पढ़ना है और जिस पार्ट में एरर है उस पार्ट को क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। देखिए, वंस अगेन आई सिंसियरली पार्डन फॉर द डिफ़िकल्टीज यू हैव एनकाउंटर्ड। आपको पता करना है, ये पहला है, ये आपका पार्डन तक दूसरा है, डिफ़िकल्टीज तक तीसरा, और कोई दिक्कत ना हो तो नो एरर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वंस अगेन, इसमें तो कुछ दिक्कत है नहीं। आई सिंसियरली पार्डन, इसको मैं देख लेता हूँ। फॉर द डिफ़िकल्टीज, दिक्कतों के लिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव एनकाउंटर्ड, जो भी दिक्कतें आपने पैदा की हैं, हमने पैदा की, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, क्या है, पार्डन, मतलब एक तरीके से माफ़ी मांगता हूँ। तो देखिए पार्डन के साथ वैसे हम ज़्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा है, आई बैग योर पार्डन, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सिंसियरली यहाँ पे एप्रोप्रिएट नहीं है, तो यहाँ पे किस में एरर है, बी पार्ट में एरर है ना। तो आपका आंसर है यहाँ पे बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या करते हैं। देखिए आप पहले सॉल्व करते जाइए, फिर मैं आपको इसको हल कराता जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आपको क्या करना, बेस्ट पंचुएट्स। आपको पंचुएशन कहीं सेमी कॉलन, कॉलन, कॉमा, किस तरीके से कौन सा फॉर्मेट चाहिए वो आपको देखना है। देखिए, प्लीज़ कैन वी डिस्कस दिस कामली। तो देखिए प्लीज़ के बाद हम कॉमा का इस्तेमाल कर लेते हैं। कैन वी डिस्कस दिस कामली ठीक लग रहा है, अभी मैं इसको रख लेता हूँ और देखता हूँ। प्लीज़ कैन वी डिस्कस दिस कामली। तो देखिए यहाँ पे एडवर्ब के पहले अनावश्यक रूप से क्या किया है, कॉमा का इस्तेमाल है, इसकी संभावना मैं खारिज कर देता हूँ। प्लीज़ कैन वी डिस्कस दिस कामली, सेम प्रॉब्लम, इसको भी मैं खारिज कर दूंगा। प्लीज़, अब ये फुल स्टॉप है, कभी भी इस तरीके से हम नहीं लगाते हैं, इसकी भी संभावना खत्म। तो देखिए प्लीज़ कैन वी डिस्कस दिस कामली, ये आपका राइट आंसर होगा। तो ये होगा आपका अगला, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू इट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, उसका आपको देखना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट उसको बदल देना, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको नरेशन इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, टॉम सेज मदर कैन यू स्यू दिस बटन फॉर मी प्लीज़। ठीक है, टॉम क्या कहता है कि मदर से अपनी मम्मी से कहता है कैन यू स्यू दिस बटन, क्या आप मेरी इस बटन को प्लीज़ क्या कर सकते हैं, सिल सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहली चीज़ तो ये है
प्लीज़ लगा है, इसका मतलब ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं तो देखिए ऑप्शन देखिए कौन सा वाला जिसमें रिक्वेस्ट सम्मिलित हो, क्योंकि प्लीज़ है। तो देखिए जब भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम बदलते हैं तो देखते हैं रिक्वेस्ट है, वार्निंग है ना, इस तरीके से जो है बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल यहाँ प्लीज़ है तो देखिए यहाँ रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्टेड है, प्लीडेड है, आस्क्ड है, ठीक है। अब देखिए आपको पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो चेंज ऑफ टेंस होता है वो केवल पास्ट टेंस में होता है। चेंज ऑफ टेंस कहाँ होता है? जब पास्ट टेंस में होता है, ठीक है। चेंज ऑफ टेंस कब होता है? जब पास्ट टेंस में होता है, राइट। तो यदि हम बाहर वाला मतलब रिपोर्टिंग स्पीच बाहर वाला हिस्सा देखेंगे वो प्रेजेंट में है, इसका मतलब है कि चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। क्या नहीं होगा? चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। इसका मतलब है कि केवल जो प्रेजेंट वाला है वही सही होगा। देखिए रिक्वेस्टेड सेकंड फॉर्म, इसकी संभावना खारिज। प्लीडेड सेकंड फॉर्म, इसका भी खारिज। आस्क्ड ये इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस के लिए जो है इस्तेमाल होता है, पर इसकी संभावना भी खारिज, क्योंकि ये सारे क्या है? पास्ट में है। चूँकि देखिए टॉम सेज है, इसका मतलब क्या होगा? टॉम रिक्वेस्ट, क्योंकि ये प्लीज़ लगा है तो आपको सीधे सीधे बहुत आसानी से आप अपना आंसर पिक कर सकते हैं। आंसर नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है चूज़ द ऑप्शन दैट बेस्ट पंचुएट। अगेन पंचुएशन आपको लगाना है, कहाँ पे कॉलन है, सेमी कॉलन है, जहाँ से भी है, ठीक है। तो इसको देखिए क्या कहता है, आई वुड हैव किल्ड माई वाइफ इफ़ आई हैड द चांस ही सेड। देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये आई हैड, ये कॉन्ट्रास्टेड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं आइड इसको पढ़ते हैं, है ना। क्या पढ़ते हैं इसको? आइड। इसका मीनिंग क्या होता है? आईडी। आपको आई हैड, इसके लिए भी आप आइड इस्तेमाल करते हो, और आई वुड, इसके लिए भी आप क्या करते हो? आइड का इस्तेमाल करते हो। अब देखना पड़ेगा ये कहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहा है। देखें तो आपको देखना ही सेड, ठीक है। आई वुड हैव किल्ड माई वाइफ इफ़ आई हैड द चांस। यदि मुझे मौका मिलता तो मैं अपनी वाइफ को क्या कर देता? मार देता, ठीक है। तो आप देखते हैं पहले वाले में आई वुड हैव किल्ड माई वाइफ, तो देखिए इसमें अननेसेसरी रूप से 2 बार आपका कॉमा लगाया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के पहले आपको अनावश्यक रूप से कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी संभावना समाप्त करता हूँ मैं। अब देखिए आई वुड हैव किल्ड माई वाइफ इफ़ आई हैड द चांस ही सेड। इसको मैं देख लेता हूँ, इसको मैं और चेक करूँगा। इसको देखिए आई वुड हैव किल्ड माई वाइफ इफ़ आई हैड द चांस ही सेड। अब यहाँ पे देखिए जब भी आप क्या करते हो? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करते हो, तो डायरेक्ट स्पीच में हमेशा क्या होता है? डबल जो है डबल कोट होता है। क्या होता है? डबल कोट। यहाँ सिंगल कोट है, मतलब इसकी संभावना। देखिए जब मैं सॉल्व करता हूँ तो पहले क्या नहीं हो सकता वो निकाल लेता हूँ, तो मुझे बड़ी आसानी से जब आंसर मिलता है उसमें मैं श्योर रहता हूँ। अगला देखिए आइड, इस तरीके से देखिए ऑलरेडी लिखा है। आइड इस तरीके से लिखा नहीं जाता, तो इसकी संभावना भी हुई खारिज। बिल्कुल सही लिखा है ये देखिए, आई वुड हैव किल्ड माई वाइफ, मैं अपनी वाइफ को किल कर देता। इफ़ आई हैड, यहाँ पे इसका मतलब क्या है? हैड, और यहाँ पे इसका मतलब है वुड, है ना। देखिए ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, और कंडीशनल स्टेटमेंट में आपको पता है, यदि आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो तो मैंने आपको पुराने वीडियोस में कंडीशनल स्टेटमेंट बताया है कि इस तरीके का जो स्ट्रक्चर रहता है वो कैसे रहता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। और कंडीशनल के लिए सबसे शुरू में क्या जाता है? इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और दूसरा सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, है ना, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि आप बुलाते तो मैं आता। इस तरीके के जो कंडीशनल स्टेटमेंट है कि यदि मुझे मौका मिलता तो मैं अपनी वाइफ को मार देता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अगेन क्या है यहाँ पे? चूज़ द ऑप्शन। इसमें भी आपको क्या करना है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है। नरेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यदि आपने नरेशन नहीं पढ़ा तो मैंने नरेशन की वीडियो बना दी है, आप उसको देख सकते हैं। डायरेक्ट से क्या करना है? इनडायरेक्ट फॉर्म में बदलना है। क्वेश्चन देखते क्या है? बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट सेड अ ह्यूज नोटिस। सेड अ ह्यूज नोटिस, एक बड़ी नोटिस दी गई, एक बड़ी जानकारी दी गई। क्या दी गई? बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। पिक पॉकेट्स का मतलब होता है जेब कतरे, है ना, जेब कतरे, जो जेब काट लेते हैं, ठीक है।
तो स्टेशन वगैरह में ये अनाउंसमेंट होता रहता है, प्लीज़ बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, है ना, ऐसे पब्लिक प्लेसेस में। तो देखिए इसको आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, एक तरीके से ये वार्निंग है कि आप क्या करिए, पिक पॉकेट से थोड़ा बच के रहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिए इन्हीं वर्ड से, अ ह्यूज नोटिस हैज़ क्लेम्ड, क्या ये क्लेम किया गया, या अ ह्यूज नोटिस इंस्ट्रक्टेड, क्या ये नोटिस आपको इंस्ट्रक्ट की गई, अ ह्यूज नोटिस वार्न्ड, वार्निंग दी गई, या अ ह्यूज नोटिस इज वार्निंग। तो देखिए ये वार्निंग वाले दो हैं, ये एक तरीके से वार्निंग है, तो पहले और दूसरे में तो वार्न है नहीं, तीसरा और चौथा मुझे ज़्यादा एप्रोप्रिएट लगता है, जिसमें मैंने वर्ड को पकड़ लिया कि वार्निंग से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेड अ ह्यूज नोटिस, ये कहा गया मतलब बाहर वाला जो हिस्सा है वो कहाँ का है, पास्ट का है, और जब पास्ट का है इसका मतलब है कि देखिए अ ह्यूज नोटिस इज़ वार्निंग, ये प्रेजेंट में है, इसकी संभावना भी समाप्त हुई। पास्ट में अ ह्यूज नोटिस वार्न्ड अस टू बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, ये आपका क्या होता है, आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो आपको पता है ये आपका क्या है, इम्परेटिव फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, इम्परेटिव। और जब भी इम्परेटिव से आप क्या करते हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हो, तो बीच में आप जब भी कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा अलग करते हो तो टू से जोड़ते हो। यहाँ आप देख सकते हो अ ह्यूज नोटिस वार्न्ड अस, ये वाला हिस्सा तो यहाँ हो गया और टू से जोड़ दिया, बाकी आप बिल्कुल एज इट इज़ टू से जोड़कर इस भाग को लिख देते हैं। ये आपका कहलाता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, इसको मैं इतना कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है, आपको क्या करना है, एरर करेक्शन फाइंड करना। क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसमें पकड़ना आपको एरर करेक्शन, ठीक है। तो मैं एरर करेक्शन देखता हूँ, क्या करना आपको, एरर फाइंड करना है। इट विल बी डिफ़िकल्ट, इस पार्ट में एरर है, टू अरेंज पेमेंट, यहाँ एरर है, इन सच शॉर्ट नोटिस, यहाँ एरर है, और कुछ नहीं है। तो आपको पता है क्या होता है, नो एरर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इट विल बी डिफ़िकल्ट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, सही है। टू अरेंज पेमेंट, इन दोनों में बिल्कुल कोई भी समस्या नहीं है। इन सच शॉर्ट नोटिस, तो देखिए एक ये फ्रेज की तरह इस्तेमाल होता है जहाँ पे हम शॉर्ट नोटिस के लिए एट या ऑन का प्रयोग करते हैं। एट शॉर्ट नोटिस होना चाहिए या ऑन शॉर्ट नोटिस होना चाहिए। यहाँ पे इन का प्रयोग हम शॉर्ट नोटिस के साथ नहीं करते। तो आपका जो आंसर है वो कौन सा है, आंसर नंबर 3 सी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यहाँ भी आपको क्या करना, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक को क्या करना है, भरना है। फिल इन द गिवन सेंटेंस करेक्टली। यू आर माई फेवरेट ब्रदर, आई विल टेल मदर अबाउट इट। यू आर माई फेवरेट ब्रदर, आप क्या हो, मेरे फेवरेट भाई हो। आई विल टेल मदर अबाउट इट, फिर भी मैं इसके बारे में बताऊँगा। अनलेस देखता हूँ मैं, अनलेस देखता हूँ, अनलेस यू आर माई फेवरेट ब्रदर, यदि आप मेरे फेवरेट ब्रदर नहीं होते हो तो मैं आपको मदर को इस बारे में बताऊंगा। ये बिल्कुल चेक नहीं हो रहा। इवन दो, यद्यपि यू आर माई फेवरेट ब्रदर, यद्यपि आप मेरे पसंदीदा भाई हो, फिर भी मैं इस घटना के बारे में मदर को बताऊंगा। इसको मैं शायद रख लेता हूँ, काफ़ी मुझे करीब लग रहा है। वेन एवर यू आर माई, जब भी आप मेरे फेवरेट ब्रदर हो, बिल्कुल नहीं, सटीक नहीं है। हाउ एवर यू आर माई फेवरेट ब्रदर, फिर भी तुम मेरे फेवरेट भाई हो, ये भी नहीं, इस तरीके से हम इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पे क्या आंसर है आपका, इवन दो, यद्यपि आप मेरे फेवरेट हो, फिर भी मैं इस घटना के बारे में मदर को इन्फॉर्म करूँगा। तो आपका आंसर रहेगा आंसर नंबर बी, इवन दो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12, आफ्टर वॉक मनु खालिस्तान वेरी एनर्जेटिक एवरी मॉर्निंग। देखिए इसको, आफ्टर वॉक, वॉक करने के बाद मनु वेरी एनर्जेटिक एवरी मॉर्निंग। देखिए मैं इससे ही पकड़ लूँगा, एवरी मॉर्निंग जो प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रिपीटेशन। प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या होता है, रिपीटेशन, रिपीट होता है। क्या होता है, रिपीट या हैबिट। रिपीटेशन या हैबिट को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल। तो जब भी हम कहते हैं एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी डे, तो ये रिपीटेशन है, मतलब प्रेजेंट सिंपल। तो मुझे देखना पड़ेगा कि प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। तो देखिए मनु इज़ फीलिंग, प्रेजेंट सिंपल नहीं है। फेल्ट पास्ट सिंपल,
फील्स, ये सही आंसर, विल फील फ्यूचर की बात, ठीक है। तो मुझे यहीं से पता चल गया कि यहाँ प्रेजेंट सिंपल आने वाला है, और प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, एस या एस लगता है वर्ब के साथ। तो क्या सही आंसर बनेगा, आफ्टर वॉक मनु फील्स वेरी एनर्जेटिक एवरी मॉर्निंग, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए आप तब तक इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी क्या करना, आपको वॉइस दूसरे वॉइस में बदलना है। इसको भी आप क्या करेंगे, दूसरे वॉइस में बदलेंगे ना। तो देखते हैं यहाँ, ये देखें अदर वॉइस दिया नहीं कि एक्टिव की पैसिव, पैसिव से एक्टिव, आपको पहचानना है। रिलीज द प्रिजनर, ये क्या है, इम्परेटिव फॉर्म में लिखा है कि प्रिजनर को क्या करिए, रिलीज करिए। इम्परेटिव में क्या होता है, डू, ये करिए, डोंट डू मत करिए, और लेट मी डू, ये तीन चीज़ें होती हैं इम्परेटिव में, ठीक है ना। क्या दिया, रिलीज द प्रिजनर। अब इसको क्या करना है, आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो आपको जब भी इम्परेटिव के लिए देखिए क्या स्ट्रक्चर रहता है, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव फॉर्म प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो देखिए अब मैं लेट वाला बस देख लेता हूँ, इसमें लेट नहीं है, इसमें लेट नहीं है, इसकी संभावना समाप्त होती है। लेट है इन दोनों में, तो मैं चेक करता हूँ कि बी किस में है, बी इधर है, रिलीज इधर है, डन इधर है, मतलब ठीक है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों में है। लेकिन आपको क्या देखना है, लेट ऑब्जेक्ट बी, लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस वर्ब की थर्ड, और क्योंकि वर्ब यहाँ पे क्या है, रिलीज, यहाँ भी क्या है, रिलीज, जबकि यहाँ डू और नहीं, तो इसकी भी संभावना मैं यहाँ से खारिज करता हूँ। आंसर है आपका डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। पहले आप इनको सॉल्व करते जाएंगे, फिर मैं इनको आपको हल कराता जाऊंगा, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा साइज हो गया। हाँ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। इसमें भी आपको क्या करना है, एप्रोप्रिएट मीन्स बदलना है, बिना अर्थ बदले सेंटेंस को बदलिए, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, मतलब सेंटेंस को बदलिए बिना सेंटेंस की मीनिंग बदले। क्या है यहाँ पे देखिए, द ट्रेवल एजेंट शुड रिफंड द टिकट। ट्रेवल एजेंट को क्या करना चाहिए, रिफंड करना चाहिए, क्या, टिकट, ठीक है। कोई घटना हो गई या कोई कारण से जो है आपको ऐसी दिक्कत आ गई कि कोई नहीं जा पा रहा है, तो ट्रैवल एजेंट को क्या करना चाहिए, टिकट के लिए क्या करना चाहिए, रिफ़ंड करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसका मतलब है रिफ़ंड कर देना चाहिए, किसको, ट्रैवल एजेंट को। इट्स राइट फॉर द ट्रैवल एजेंट टू रिफ़ंड द टिकट। ये बिल्कुल मुझे ठीक लग रहा है कि ट्रैवल एजेंट को टिकट बुक रिफ़ंड कर देना चाहिए शायद, पर मैं बाकी भी देखूंगा। इट्स नॉट राइट फॉर द ट्रैवल एजेंट टू रिफंड, कहता पैसे वापस नहीं करना चाहिए, तो गलत बात है, कर देना चाहिए। इट्स रॉन्ग फॉर द ट्रैवल एजेंट टू रिफंड द टिकट, ये बहुत गलत बात है कि पैसा वापस कर दे, नहीं भाई ठीक है, पैसे जान दो वापस। अगला देखिए, द ट्रैवल एजेंट शुड बी रिफंडिंग द टिकट, ये भी आपका शुड बी रिफंडिंग, ये आपका उतना सही नहीं लग रहा। बिल्कुल सही कौन सा है, इट्स राइट फॉर द ट्रैवल एजेंट टू रिफंड द टिकट। क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी आपको क्या करना है, खाली स्थान भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना, ठीक है। तो देखते हैं, फायर फाइटर्स वर ट्राइंग टू लिफ्ट द रैकेज, खाली स्थान, एन एक्सप्रेस बस दैट हैड ओवरटर्न द मेन हाईवे। देखिए जो फायर फाइटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वर ट्राइंग टू लिफ्ट द रैकेज, रैकेज मतलब होता है मलबा, कोई चीज़ जैसे घटना हो गई, कोई जल गया, दुर्घटना हो गई, तो जो फायर फाइटर्स हैं, जो आपके अग्निशमक वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं, मलबा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, किसका, एक एक्सप्रेस बस, शायद आग लग गई होगी, दैट हैड ओवरटर्न द मेन हाईवे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है, रैकेज ऑफ बस, रैकेज एट बस, रैकेज इन बस,
या रैकेज अंडर बस। तो देखिए मैं एक ही वर्ड को पहले पकड़ के चेक कर लेता हूँ कि बस का रैकेज उठाना है तो अंडर की संभावना ख़त्म, रैकेज इन बस इसकी संभावना भी समाप्त, रैकेज एट बस इसका भी नहीं है, रैकेज ऑफ बस, बस का रैकेज जो है उठाना है, दैट ओवरटर्न ऑन, ये क्या हो जाएगा ऑन हाईवे, ऑन रोड, ऑन द मेन हाईवे आपको पता है, इसके पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे रैकेज ऑफ बस। तो आपको जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर 1। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। फिर यहाँ क्या करना है, आपको बिना वाक्य की मीनिंग बदले आपको एक दूसरा ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, क्या कहता है, विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, आपको सेंटेंस बदलना है बिना इसका अर्थ बदले। क्या कहता है देखिए, इट्स नॉट राइट फॉर रेगुलर कस्टमर्स टू वेट फॉर देयर सर्विस विजिट्स। देखिए इट्स नॉट राइट फॉर रेगुलर कस्टमर्स के लिए ये सही नहीं है, टू वेट रुकना उनकी सर्विस, मतलब सर्विस के लिए रुकना रेगुलर कस्टमर्स के लिए अच्छी बात नहीं है। देखिए अब क्या अर्थ कहता, रेगुलर कस्टमर्स विल नॉट टू वेट। देखिए ये तो ग्रामेटिकल गलत है, विल के बाद आपको क्या है पहले तो वर्ब आना चाहिए, उसके बाद टू का इस्तेमाल होगा, सवाल ही नहीं उठता है ना। विल नॉट वेट ऐसा हो सकता है, विल नॉट टू वेट बिल्कुल गलत है। रेगुलर कस्टमर्स ऑट नॉट टू वेट फॉर देयर सर्विस विजिट, मतलब रेगुलर कस्टमर्स को नहीं सर्विस विजिट के लिए क्या होना चाहिए, रुकना चाहिए। तो देखिए नहीं रुकना चाहिए, बिल्कुल सही है। अभी फ़िलहाल मैं इसको रख लेता हूँ। रेगुलर कस्टमर्स ऑट टू वेट, रेगुलर कस्टमर्स को निश्चित रूप से वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वेट क्यों करा रहे हो भाई। रेगुलर कस्टमर्स मस्ट वेट फॉर देयर, बिल्कुल ही ज़रूरी तौर से वेट करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो रेगुलर कस्टमर्स को वेट नहीं करना या कराना चाहिए उनकी विजिट के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, 17 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए देखते हैं। इसमें भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, देखना है जो अप्रोप्रिएट आपको वर्ड है। वाई हैज़ नॉट सीमा कम टू ऑफिस टुडे, सीमा आज ऑफिस क्यों नहीं आई है, खाली स्थान इल। देखिए वाई हैज़ नॉट सीमा प्रेजेंट परफेक्ट का है, हैज़ हैव कहाँ, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो देखिए आपको ये एक तरीके से कहाँ से दिया है, उसी टेंस से आपको पूछना है कि वो ऑफिस नहीं आई है। अब ये कह रहे हैं कि क्या वो बीमार थी, बिल्कुल नहीं, प्रेजेंट की बात चल रही है। इज सी बीइंग, इसका सवाल ही नहीं उठता, गलत है। इज शी इल, ये बिल्कुल सही हो सकता है, चेक करते हैं। विल सी बी इल, ये भविष्य की बात है। देखिए बिल्कुल सही है कि सीमा ऑफिस क्यों नहीं आई है, क्या वह बीमार है, तो ये प्रेजेंट की बात चल रही है, तो आपको प्रेजेंट में ही बताना पड़ेगा कि क्या वह बीमार है। इज शी इल, ठीक है, इज शी इल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स क्या करना है, भरना है। द स्टूडेंट्स थ्रू अ स्टोन, खाली स्थान, द बस एंड इट नॉक्ड द ग्लास, खाली स्थान। दो देखिए यहाँ भी डबल डबल आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। द स्टूडेंट थ्रू अ स्टोन, बच्चों ने क्या किया, एक पत्थर फेंका, द बस की तरफ एक पत्थर फेंका। तो आपको ये देखना है कि थ्रू एट ये सही है, थ्रू इन सही है, थ्रू ऑन सही है, थ्रू फ्रॉम सही है। तो देखिए थ्रू फ्रॉम दी बस से फेंका क्या, नहीं, देखिए बच्चों ने बस की तरफ एक पत्थर फेंका जिससे वो क्या हो गया, ग्लास टूट गया या गिर गया इस तरीके से। ठीक है, तो बस थ्रू फ्रॉम अ बस से तो नहीं फेंका, बिल्कुल नहीं। थ्रू अ स्टोन ऑन दी बस के ऊपर के अर्थ में नहीं है ये। थ्रू अ स्टोन इन दी बस, ये आपका सही है क्योंकि यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन एट है और दूसरा यहीं से मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए नॉक ऑफ मतलब कोई चीज़ तोड़ देना या गिरा देने से संबंधित है। ठीक है, दूसरी बात एट का प्रयोग हम जानते हैं एम एट के लिए। एट जो है किसी चीज़ को जब आप टारगेट करते हो तो एक फ्रेज का इस्तेमाल होता है एम एट। तो देखिए थ्रो जो पत्थर फेंका गया वो एक बस को क्या करके एम करके फेंका गया, तो यहाँ पे थ्रो एट ये वाली आपकी फ्रेज आएगी। तो द स्टूडेंट्स थ्रू अ स्टोन एट द बस, इट नॉक द ग्लास ऑफ। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हिज चाइल्डहुड डेज वर खालिस्तान हैप्पी बिकॉज ही हैड नो मनी। उसके जो बचपन के दिन थे वो क्या थे, अभी तो दिया हैप्पी थे, लेकिन दिया बिकॉज ही हैड नो मनी, उनके पास जो है पैसा, बिल्कुल भी पैसा नहीं था, तो उसके दिन कैसे रहे होंगे देखते हैं। मिस हैप्पी, ये तो कोई वर्ड है नहीं। अनहैप्पी, शायद अनहैप्पी हो सकता है, देखते हैं। डिसहैप्पी, इनहैप्पी, सवाल ही नहीं। तो बिल्कुल सही आंसर आपका हिज चाइल्डहुड डेज वर अनहैप्पी बिकॉज ही हैड नो मनी। तो उनके शुरुआती दिन अच्छे नहीं थे क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा था नहीं। तो आंसर आपका है अनहैप्पी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है। चूज़ द मोस्ट सुटेबल डिटर्मिनर फॉर द गिवन सेंटेंस। बिल्कुल आपको सामने दिया है, आपको खाली स्थान भरना है। देखिए खाली स्थान, चीज़ डजंट टेस्ट गुड, चीज़ डजंट टेस्ट गुड। अब देखते हैं, पहले तो मैं अलग कर लेता हूँ। देखिए चीज़ एक तो आपको क्या है, चीज़ आपका अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब सिंगुलर की तरह इस्तेमाल होगा। ठीक है, कैसे इस्तेमाल होगा, सिंगुलर की तरह इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे फ्यू है, फ्यू का इस्तेमाल हम काउंटेबल के लिए करते हैं, इसलिए यहाँ पे इसकी संभावना समाप्त। दीज, ये आपका प्लूरल वर्ड है तो इसकी संभावना भी यहाँ तो समाप्त। ऑल हालांकि सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। और दिस चूँकि सिंगुलर है, दिस चीज़ डजंट टेस्ट गुड, ये भी देखिए डू और डज कहाँ लगता है, सिंगुलर के साथ। तो आपका जो आंसर है वो कौन सा बनेगा, दिस, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन का आपके पास क्या है, एक पैसेज है छोटा सा। तो देखिए पैसेज के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि हम पूरा पैसेज पढ़ लें, पहले पूरा पैसेज पढ़ लें, समझ लें, फिर क्वेश्चन देखें। लेकिन कई बार पेपर में उतना समय नहीं रहता, तो मैं अपना तरीका बताता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, ऑप्शन पढ़ लेता हूँ, उसके बाद वापस से जाके पढ़ता हूँ, तो मुझे ज़्यादा बढ़िया आइडिया हो जाता है। ठीक है, तो अभी मैं पैसेज नहीं पढ़ रहा हूँ, पहले मैं अपना पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है देखो, पहले तो मैं देखूँगा क्वेश्चन। What do motorbike symbolize to students according to the writer? मोटर बाइक के बारे में राइटर के बारे में क्या राय है, क्या उसको सिम्बलाइज करता है, ये आपका प्रश्न है। कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि स्टूडेंट्स के लिए मोटर बाइक का क्या एक सिम्बलाइजेशन है वो देखना है। ऑप्शन आपके पास क्या है, पावर को रिप्रेजेंट करता है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, फास्टर मोड है, या फैशन है। ये 4 ऑप्शन है। तो अब मैं क्या करता हूँ, पैसेज थोड़ा सा मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है, पैसेज पढ़ूँगा तो आपको समझ में थोड़ा आ जाएगा। इसको अलग करना पड़ेगा। देखिए पहला पैरा मैं पढ़ता हूँ। Nowadays, it has become fashionable for college students to go to their academic institution on motorbikes. तो देखिए पहले लाइन में आपका आंसर जो है लगभग छुपा हुआ है, क्योंकि यहीं से वो बात कर रहा है। देखिए क्या है, आजकल it has become fashionable for college student, यही सिम्बलाइज किया गया है। और एक ऑप्शन शायद आपके पास है भी कि मोटर बाइक्स के बारे में क्या है, राइटर की क्या राय है। तो आप देख सकते हैं आंसर है आपका आंसर नंबर 4, फैशन। ठीक है ना, कौन सा आंसर आपका, फैशन। ठीक है, डी आंसर। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। whom do they compare themselves with? वो जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो किससे कंपेयर करते हैं, अपने आप को क्या समझते हैं? स्पोर्ट्स पीपल समझते हैं, एडवेंचर लवर मतलब जोखिम वाले लोग समझते हैं, डेयर डेविल जो खतरों खिलाड़ी हैं वो समझते हैं, या मूवी के हीरोज़ अपने आप को समझते हैं। ठीक है, ये मैंने प्रश्न भी देख लिया और आपके ऑप्शंस भी देख लिए। ठीक है, तो मैं देखता हूँ, यहाँ तक पढ़ लिया। दे राइड वेरी फास्ट, वो गाड़ी कैसे चलाते हैं, बहुत तेज। ओवरटेकिंग हैवी व्हीकल्स, निगलेक्टिंग द रोड बम्स एंड कंसीडर देमसेल्फ हीरोज़। ये देखिए अपने आप को क्या समझते हैं, कंसीडर देमसेल्फ हीरोज़ जस्ट लाइक इन द मूवीज़। यही आपका प्रश्न था। प्रश्न आपका था कि वो अपने आप को क्या समझते हैं, तो क्या है, आंसर है आपका डी, मूवी हीरोज़। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ।
व्हाट कैन स्टूडेंट्स डू टू कंजर्व एनर्जी? एनर्जी कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, ये आपको इसके लिए देखना पड़ेगा। अगला पैरा देखिए, मैं पहला तो पढ़ चुका हूँ, दूसरा देखिए, टुडे आर इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट डिपेंड हैविली अपॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अभी का हमारा जो इंडस्ट्री है वो कह रहा है किस पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा क्या रहता है, आधारित रहता है, विच आर नॉन रिन्यूएबल, जो कि रिसाइकल नहीं होता। द फैक्ट्स एंड फिगर्स शो अस दैट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर फास्ट डिप्लीटिंग, सो देयर इज़ अ नीड टू कंजर्व देम। और जैसे जैसे पेट्रोलियम क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तो उसको कंजर्व करने की, बचाने की आवश्यकता है। As students, what is our role in conserving the sources of energy? Student should learn the ways of conserving these sources and create awareness among the people at the same time. तो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, ये रोल समझना चाहिए कि सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे बचाना है, और उनको क्या करना चाहिए, दे शुड क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल, और उनको क्या करना चाहिए, अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए। दे शुड सेट एग्जाम्पल देमसेल्फ बाय कंजर्विंग एनर्जी। तो अभी तो इसमें नहीं बताया है, पर ये बता रहा है कि स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, एनर्जी को कंजर्व करके रखना चाहिए। आगे क्या कहता है, ऑन वे टू डू दिस इज़ बाय ट्रेवलिंग टू एंड फ्रो स्कूल कॉलेज ईदर ऑन फुट और बाय बाइसिकल। तो देखिए ये बोलता है कि स्कूल और कॉलेजेस कैसे जाना चाहिए, ईदर ऑन फुट और बाय बाइसिकल, या तो साइकिल से जाएं या तो जाएं पैदल। ठीक है, ऑप्शन देखिए, यही ऑप्शन था आपका, क्या, नॉट गो टू स्कूल, स्कूल ही ना जाएं, यूज साइकिल्स एंड गो ऑन फुट, यही वाला आपका आंसर कौन सा है, आंसर नंबर है बी, यही था, है ना, कि एनर्जी सेविंग के लिए क्या करना चाहिए, यूज साइकिल्स एंड गो ऑन फुट, तो साइकिल चलाएं और पैदल जाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन हम पहले में क्वेश्चन ले लेता हूँ, हाउ कैन स्कूल्स कॉलेजेस हेल्प टू कंजर्व एनर्जी? कैसे एनर्जी को क्या कर सकते हैं, स्कूल और कॉलेज क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, बाय इंसिस्टिंग दैट स्टूडेंट शुड वॉक टू स्कूल, ये आग्रह करें कि भैया पैदल जाइए। बाय इंसिस्टिंग दैट स्टूडेंट शुड यूज़ साइकिल, साइकिल से जाइए। बाय इंसिस्टिंग दैट स्टूडेंट शुड नॉट यूज़ मोटर बाइक्स एट ऑल, बिल्कुल भी बाइक का इस्तेमाल ना करें। बाय इंसिस्टिंग दैट स्टूडेंट शुड शेयर बाइक, या 2-2, 3-3 करके जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट शुड यूज़ फैंस एंड लाइट्स एट होम ओनली व्हेन दे आर एब्सोल्युटली एसेंशियल, देखिए पंखा और बिजली तब चलाइए जब बहुत एसेंशियल हो। दे शुड अर्ज स्कूल कॉलेजेस अथॉरिटीज़ टू बैन द यूज़ ऑफ मोटरसाइकिल इन द स्कूल एंड कॉलेज प्रीमिस, उनको क्या करना चाहिए, स्कूल और कॉलेजेस में मोटर बाइक्स क्या कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। तो ये क्या है, ये आंसर, बाय इंसिस्टिंग दैट स्टूडेंट शुड नॉट यूज़ मोटर बाइक्स एट ऑल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, व्हाट इज़ द मेन रिस्क दे टेक? मेन रिस्क वो लोग क्या लेते हैं, क्या रिस्क रहता है इसमें, क्या रिस्क है, स्पीडिंग का रूल तोड़ते हैं, टेकिंग शॉर्टकट, जंपिंग सिग्नल। तो देखिए पहली ही लाइन हमने पढ़ा था कि वो क्या करते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, ए। अब यहाँ से आपका जनरल नॉलेज का पेपर शुरू हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो था आपका आज का सेट, जो कि आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आज का सेशन पसंद आया हो तो चैनल को आप क्या करें, लाइक करें। कोई दिक्कत है, कोई आपको और इश्यूज़ हैं तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके से मैं आपको और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा, आपके MP-TET 1 और 2 के, पटवारी परीक्षा और ग्रुप 4 की जो भी परीक्षा हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।